Bismillahirrahmanirrahim. So today the topic of our lecture is CSF and cerebral blood flow. So CSF is called cerebrospinal fluid, and basically it is related with the circulation. So I thought that we can do it both together. What is CSF? The basic function of CSF. अच्छा, okay. Where is the CSF? ना? CSF होता क्या है? CSF is basically present in the subarachnoid space. ये आपका ब्रेन है और ये ब्रेन के नीचे अदर पार्ट्स और फिर ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड. सो इस ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड को कुशनिंग, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जो चीज कुशनिंग प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड, ये पूरी कवरिंग है इसके ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड मेनिंजीज. इस पूरी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजीज. फिर मेनिंजीज कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर. सो सब एरिकनोइड स्पेस यानी कि एरिकनोइड स्पेस के नीचे basically there is a water or the fluid, and that fluid is called CSF or cerebrospinal fluid. So सब एरिकनोइड स्पेस में ये होता है. अगर हम देखें इसको इनर से आउटर में करें, अगर इस चीज को हम, तो इनर से आउटर में सबसे बाहर ड्यूरा मैटर है, उसके बाद एरिकनोइड है, उसके बाद पाया मैटर. तो सब एरिकनोइड स्पेस में हम कहते हैं कि हमारा क्या पड़ा हुआ है? CSF. क्या काम है इसका? इट प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन. ठीक है जी, प्रोटेक्शन देता है, कोई चोट वोट ना लगे. अगर हमारा ब्रेन या हमारी स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी हिलती जुलती है तो एक कुशनिंग है. मेंटेन ए स्टेबल एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन को एक समझे, ब्रेन का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी है ये ब्रेन को जो है ना, वो जैसे हमारा ब्लड के बाद कैपिलरीज में जो एक्स्ट्रासेलुलर, कैपिलरीज के बाद जो बाहर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, तो ये भी एक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है ब्रेन का. रिमूव सम वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट ऑल्सो गिव न्यूट्रिशन. ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड्स और दूसरी फला जो प्रोडक्शन को निकालता है, न्यूट्रिशन देता है, हमें ग्लूकोज देता है, प्रोटीन्स देता है, कन्वे मैसेजेस जैसे हार्मोन्स इसके अंदर से आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर. और यस, मेंटेन द इंट्राक्रैनियल प्रेशर. बेसिकली इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है या कम ही इसी की वजह से होता है. अच्छा, अब CSF को अगर हम देखें तो मैं आपको थोड़ा सा इसको एक आउटलाइन दूं. पहले तो देखो, मैंने कहा था ये हमारा पूरा ब्रेन है. ठीक है, दिस इज द होल ब्रेन. ये पूरा, ये चौखट्टा जो है, ठीक है ना. मैं सब इलेक्ट्रॉइड को भी अभी शामिल कर रहा हूँ इसमें, अभी शामिल कर रहा हूँ, मेरा वर्ड सुनना, मैं अभी शामिल कर रहा हूँ इसको. ठीक है जी. अच्छा, ब्रेन के बीच में से कैपिलरीज जा रही हैं ये. ठीक है जी. ये ब्रेन का अपना मेन सेल है, ये वाला सेल कह लो, या मेन टिश्यू है ब्रेन का. ठीक है जी. और ये आपकी इसके ऊपर चढ़ी हुई लेयर्स हैं जिसको हमने बताया कि ये पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर. सो अब ब्रेन के वेसल्स और ब्रेन के बीच में एक बैरियर होता है, यानी कि ब्रेन की वेसल्स जो होती हैं इतनी ऐसी वेसल्स नहीं जैसे हमारे पास हैं, क्योंकि इनके और ब्रेन के टिश्यू के दरमियान में एस्ट्रोसाइट्स के फुटप्रिंट्स होते हैं. और एस्ट्रोसाइट्स की जो फुट्स होते हैं वो इसके ऊपर इस तरह अटैच होते हैं कि एक बैरियर बना लेते हैं ये. ठीक है जी. अच्छा, ब्रेन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं. हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की. लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल. उनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू जिसको हम कहते हैं कोरॉइड. क्या कहते हैं? कोरॉइड. कोरॉइड प्लक्सस. ये भी कैपिलरी का एक प्लक्सस है. और इनके जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स. क्या कहते हैं उन्हें हम? एपेंडाइमल सेल्स. तो मेरी बात दोबारा गौर से सुनो. ब्रेन, ब्रेन का पूरा टिश्यू, इसके बीच में से ब्लड की कैपिलरी जा रही है. इस कैपिलरी और ब्रेन के जो ऊपर कवरिंग है उसे हम कहते हैं मेनिंजीज, और उस मेनिंजीज में सब एरिकनोइड स्पेस में हमारा फ्लूइड है. अब ट्रैवलिंग दिखानी है. अच्छा, ब्रेन में हम ले लेते हैं जी वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स के अंदर कोरॉइड प्लक्सेस हैं. उनके अंदर जो सेल्स हैं उन्हें हम एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं. और बेसिकली वो कोरॉइड प्लक्सेस के एपेंडाइमल सेल्स हमारा CSF प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो हमारा CSF प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये CSF जब प्रोड्यूस होगा तो ये CSF ब्रेन की कैपिलरी में भी जाएगा, ये CSF सब एरिकनोइड स्पेस में भी जाएगा, और ये CSF जो है वो ब्रेन के अंदर भी मौजूद रहेगा. समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब CSF का एक और तरीका भी है. ये रास्ता भी आप देख रहे हो,
सब एरिकनॉइड स्पेस में जाने के लिए, ये पूरा सब एरिकनॉइड स्पेस देख रहे हो। सो एक तरीके से सब एरिकनॉइड स्पेस ने ब्रेन को पूरा कवर किया हुआ है, बीच में से कैपिलरी जा रही है। तो ये बात समझ में आ रही है, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है जी, ओके। आवाज आ रही है मेरी और समझ में आ रहा है? अच्छा, अब वेंट्रिकल्स ने बनाया सीएसएफ और उसको भेज दिया सब एरिकनॉइड स्पेस में भी, ब्लड में भी चला गया, कोई बात नहीं, चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड से भी कुछ चीजें, सिलेक्टेड चीजें आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, क्लोराइड आ रहा है, और ये सब चीजें आ रही हैं। ठीक है, अजान भी हो रही, थोड़ा सा एक सेकंड के, मैं वक्फा कर रहा हूँ। ये देखो, ये तस्वीर में ज्यादा सही नजर आएगी, यानी कि ब्रेन की कैपिलरीज ब्रेन से भी कांटेक्ट में है, सब एरिकनॉइड स्पेस से भी कांटेक्ट में है। सो इस तरीके से हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो बनाते हैं फ्लूइड को, और बनाने के बाद जो है वो सब एरिकनॉइड स्पेस में भी देते हैं और ब्रेन में देते हैं। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। सो सीएसएफ प्रोडक्शन कहाँ होती है जनाब? सीएसएफ प्रोडक्शन बहुत आसान है, प्रोड्यूस इन द कोराइड प्लक्सेस ऑफ द लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, मैं बता चुका हूँ। प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 500 सीसी पर डे और अप्रोक्सीमेटली 20 सीसी पर आवर, ये आता है एमसीक्यूज में। एलिमिनेटेड बाय बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द अरेक्नोइड विलाई, ये जाते हैं ड्यूरल साइनसेस में। अच्छा, ये बंद तो गया आपका अरेक्नोइड, आपका कोरॉइड प्लक्सेस में, और ये फिर चला गया आपका सब एरिकनॉइड स्पेस में। बट एलिमिनेट कैसे होता है? अब जैसे मैं एक बात कहूं, थोड़ा सा मेरे साथ हो ना तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल, ये सब एरिकनॉइड स्पेस है और इसमें सर्कुलेट कर रहा है आपका सीएसएफ। अब जाहिर बात है, ये सब एरिकनॉइड स्पेस तो पूरे ब्रेन पे भी चढ़ी हुई है और पूरी आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे भी चढ़ी हुई है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, जब इसमें सर्कुलेट कर रहा है कि जब ब्रेन में वापस पहुंचेगा तो ब्रेन में कुछ वीनस साइनसेस हैं। उन वीनस साइनसेस के थ्रू ये एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाता है? दोबारा ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाके हमारे वीनस रिटर्न में चला जाता है, और फिर हमारे हार्ट से पंप होकर दोबारा जो हमारी बॉडी में आता है। कोई एक्स्ट्रा चीज तो है नहीं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ही है, जिससे कोई नुकसान दे तो है नहीं। तो इसका और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको निकालना भी है, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और पंप होकर किडनी में चले जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोड्यूस होता है वेंट्रिकल्स में, सब एरिकनॉइड स्पेस में जाता है, सब एरिकनॉइड स्पेस में सर्कुलेट करता है, ब्रेन के अंदर जो वीनस साइनसेस हैं उनके थ्रू ये ड्रेन हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, और वहां से वो हार्ट में जाके हमारे उसका जो होना होता है किडनी में जाए, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलवाए,
या जरूरत की चीजें तो वो काम आ जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई मेरी? हेलो, यहाँ तक बात समझ में आई मेरी? अच्छा, अब ये पढ़ते थे सिक्रीशन ऑफ द फ्लूइड बाय द कोरोइड प्लक्सस। बना कौन रहा है? कोरोइड प्लक्सस। जाहिर बात है इसको किस चीज की जरूरत है? सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम, प्रोटीन। तो इसका मतलब है इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो हमारे ब्लड के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद है या हमारे ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद है। इसका मतलब सीएसएफ कोई डिफरेंट चीज नहीं है, सीएसएफ इज द सेम, मोर और लेस सेम। मगर अब ये बना रहा है कोरोइड प्लक्सिस, और कोरोइड प्लक्सिस की मदद कर उसके सेल्स कर रहे हैं, वो है एपेंडाइमल सेल्स, और एपेंडाइमल सेल्स जो है वो किस तरह बना रहे हैं ये हम आगे देखते हैं। सो अच्छा, अदर सोर्सेज क्या है? एक तो मैंने बताया कोरोइड प्लक्सिस, कुछ सोर्सेज जिसे हम कहते हैं कैपिलरी अल्ट्राफिल्ट्रेट। अगर मैं आगे पिक्चर दिखाऊं, उसको कहते हैं वर्शा रॉबिन स्पेस। ये वर्शा रॉबिन स्पेस देखो, अलग अलग तरीके से पिक्चर्स आती तो समझ नहीं पाते हो, इसलिए मैं बार बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, दोबारा हम करते हैं। दिस इज अवर बेसिकली द ब्रेन टिश्यू। मैं समझा देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है ये ये जो है एरिकनॉइड मैटर है, ये सब एरिकनॉइड मैटर है। ठीक है, और ये सब एरिकनॉइड स्पेस में ये कैपिलरी बार आ रही है। ठीक है जी, और इस कैपिलरी में या इस ब्लड की कैपिलरी के इर्द गिर्द जो स्पेस है, जो सब एरिकनॉइड स्पेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इसकी और कैपिलरी के बीच में भी स्पेसेस हम कहते हैं पेरीवैस्कुलर स्पेसेस। सो अगर आपने वर्शा रॉबिन स्पेस के बारे में पूछना है कि जी ये क्या है, ये कौन सी स्पेसेस है, तो आप कह सकते हैं कि सब एरिकनॉइड और पाया मैटर। ये है सब एरिकनॉइड, ये सब एरिकनॉइड है, ये सब एरिकनॉइड है, सब एरिकनॉइड मैटर है, ये पाया मैटर है, ये सब एरिकनॉइड स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि इस पाया के इर्द गिर्द एक कोटिंग है, और उस कोटिंग की स्पेस को हम कह सकते हैं पेरीवैस्कुलर स्पेस, और उस पेरीवैस्कुलर स्पेस का नाम है वर्शा रॉबिन स्पेस भी हम कहते हैं, और वहां से भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है। सो बहरहाल अगर कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हो तो आप सिर्फ इतना कह सकते हो कि जी ये मेनली जो है कोरोइड प्लक्सिस से प्रोड्यूस होता है, कुछ अमाउंट इसका जो है वो पेरीवैस्कुलर स्पेसेस ऑफ द पाया मैटर या अरेक्नोइड मैटर होता है, यानी कि वेसल्स के बाहर की स्पेस, उससे प्रोड्यूस होता है। और कुछ जो है वो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्ट से, यानी कि जो आपके मेटाबॉलिज्म चलती है ना सेल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड में बनता है, जो साइकिल्स चलती हैं उसमें वाटर प्रोड्यूस होता है। तो मेनली जो है वो हमारा किससे है? कोरोइड प्लक्सस। अच्छा जी, CSF is produced by choroid plexus and secreted at the ciliated cuboidal epithelial cell surface of the microvilli and the ventricles। तो ventricles के अंदर जो choroid plexus है, और उस choroid plexus में जो microvilli है उनमें ये secrete हो जाता है। ये देखो जी, ये choroid plexus है पूरा, ये ब्लड है आपका, यहाँ ये ब्लड रन कर रहा है आपका पूरा, ये मेरा, ये आप देख सकते हो मेरा जो है वो कर्सर, ये ब्लड रन कर रहा है, और ये आपका पूरा कोरोइड प्लक्सस है। इस साइड पे मैं कह दूं कि ये सीएसएफ है, इस साइड पे ब्लड है। तो एक साइड से, ब्लड की साइड से न्यूट्रिएंट्स लेंगे सेल्स, और उसको प्रोसेस करके वो वेंट्रिकुलर एपेंडाइमल सेल्स क्या करेंगे, उसको सीएसएफ में डाल देंगे, यानी कि सब एरिकनॉइड स्पेस में डाल देंगे या वेंट्रिकल में डाल देंगे। जैसे कि मैं इसको आपको बताऊं इस तरह, ये आपका ब्लड साइड है, दिस इज, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेंगे एपेंडाइमल सेल्स, इसको जो भी प्रोसेस करना होगा, एंड दे प्रोड्यूस इट एज अ फॉर्म ऑफ सीएसएफ, और उसको कहाँ फेंक देंगे? ये वेंट्रिकुलर स्पेसेस में। ये देखो आगे पिक्चर, ये सीएसएफ है जो मैंने एज इस पिक्चर में आपको दिखाया था, यहाँ सीएसएफ, और ये आपकी बेसोलेटरल सरफेस जिसको आप ब्लड साइड कह लो। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये है कि क्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि सोडियम क्लोराइड पोटेशियम पंप, ये जो हमने किडनी में पढ़ा था इसी तरह का पंप है, और ये कहाँ फेंक रहा है? क्लोराइड को और सोडियम और पोटेशियम को ये फेंक रहा है सीएसएफ में। सीएसएफ में जो पोटेशियम एक्सेस हो रहा है वो इन रिटर्न वापस आ रहा है एपेंडाइमल सेल में विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द सोडियम। तो सोडियम जो है वो ज्यादा बाहर जा रहा है, पोटेशियम वापस आ रहा है। नीचे से ये सोडियम कहाँ से आ रहा है? जाहिर बात है सेल के अंदर सोडियम कहाँ से आ रहा है? तो सेल के अंदर सोडियम अगर आप देखो तो सोडियम हाइड्रोजन पंप भी है,
और यहाँ पे क्लोराइड कैसे आ रहा है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड पंप। तो क्लोराइड जो है, बाइकार्बोनेट जो है वो ब्लड में जा रहा है, हाइड्रोजन आयन ब्लड में जा रहा है, वहां से वो एक्सक्रीट हो जाएगा, उसके एक्सचेंज में जो है सोडियम और क्लोराइड अंदर आ रहा है। एक और पिक्चर है, ये देखो, यहाँ आराम से देख सकते हो, ये बेसोलेटरल साइड है, ये अपाइकल साइड है। तो अपाइकल साइड पे देखो आपका पंप लगा हुआ है, सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम पंप, ये 2 क्लोराइड को बाहर CSF में फेंकेगा, सोडियम को पोटेशियम को बाहर CSF में फेंकेगा, पोटेशियम जो है वापस आ जाएगा अंदर सोडियम के एक्सचेंज में, ठीक है। और यहाँ से बेसोलेटरल साइड से जो है वो आपका बाइकार्ब और क्लोराइड का एक्सचेंज चल रहा है। ये देखो जी, ये बाइकार्ब बाहर जा रहा है, ये क्लोराइड अंदर आ रही है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम, तो हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है। सो इस तरह सोडियम और क्लोराइड को सेल के अंदर जमा किया जाता है, बाइकार्ब और हाइड्रोजन आयन को सेल से बाहर निकाला जाता है, पोटेशियम को भी सेल के अंदर डाल दिया जाता है वापस। सो दैट्स इट कि आपके CSF में मेन ग्रेडियंट सोडियम और क्लोराइड का होता है और CSF इस तरह प्रोड्यूस होता है, isn't it? इस तरह आपने बाइकार्बोनेट आयन कंटेनिंग सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज भी पढ़ी होगी, तो उसमें भी मोर और लेस यही मैकेनिज्म होता है। आपने GIT के अंदर HCl फॉर्मेशन भी पढ़ी होगी, तो इसी तरह की चीजें चलती हैं। आपने किडनी के अंदर ऐसे पंप्स देखे हुए हैं, तो ये कोई नए पंप्स नहीं है, ये वही पंप्स है। कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? सच सच बताना। आ रहा है समझ में, गुड, अच्छी बात है। अच्छा, ये CSF की प्रोडक्शन में किन किन चीजों का रोल है? तो जनाब सीरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों भाई, सीरोटोनिन का क्यों इंपॉर्टेंट रोल है? हम इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मगर देखा ये गया है कि जो SSRIs हैं, यानी कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये ड्रग्स के नाम है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये ब्लॉक कर देते हैं 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। अच्छा, CSF का दूसरा सीरोटोनिन का दूसरा नाम है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। क्या नाम है इसका दूसरा? 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। ये सीरोटोनिन का दूसरा नाम है, सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो चीजें 5-HT1A रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जैसे एंटी मिग्रेन ड्रग्स हैं, ये क्या करती हैं? ये स्टिमुलेट करती हैं वेजोकंस्ट्रिक्शन को, ठीक है, और मीडिएट करती हैं 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1 रिसेप्टर्स को। और ये क्या करती हैं? एक तरीके से CSF की प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है। स्पेशली जो 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2C रिसेप्टर है, वो हाई कंसेंट्रेशन है कोरल प्लॉक्सिस में, और वो बहुत हेल्प करता है। तो इसकी कोई थ्योरी पता नहीं है, बट दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द CSF। इसी तरह ANPA, वो भी क्या करता है? वो भी थॉट टू बी इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द CSF। अच्छा जी, तो ये दो स्लाइड सिर्फ एक फैक्टर्स की तरह से याद कर लेते हैं हम लोग, डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। CSF नॉर्मली 150 मिलीलीटर होता है, प्रोड्यूस तो 500 cc होता है, मगर नॉर्मली जो सर्कुलेट कर रहा होता है 150 मिलीलीटर होता है। हाँ, यस, इट डिक्रीजेस, सॉरी, करेक्टेड। CSF जो होता है 150 मिलीलीटर होता है, और 150 में से भी 25 CSF का जो वॉल्यूम होता है वो वेंट्रिकल में पड़ा होता है, 25 वेंट्रिकल स्पेस में घूम रहा होता है, और 100 जो होता है वो सब एरिक्नोइड स्पेस में। इसका मतलब ये कि CSF जो है, जाहिर बात है, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 150, एक वक्त में सारा 150 तो सब एरिक्नोइड में नहीं होगा, वो घूम रहा होगा। इसी तरह इस चार्ट के अंदर आपको बताया गया है कि वैल्यूज ऑफ CSF। अच्छा, ये वैल्यूज कंफर्म कर लेना गाइटन के चार्ट से, डोंट बिलीव ऑन दिस चार्ट, क्योंकि ये रिसर्च चार्ट्स होते हैं, रिसर्च पेपर से निकाले हुए, तो आप अपनी गाइटन की बुक के चार्ट को फॉलो करना, क्योंकि MCQs वहां से ज्यादा आएंगे। बट हमें एक आइडिया मिल जाता है कि CSF में जो होता है यूरिया 12 मिलीग्राम्स पर 100 ml होता है, प्लाज्मा में 15 होता है, इसका मतलब है यूरिया इसमें कम होता है। ग्लूकोज जो है 64 इसमें, 100 इसमें, तो ग्लूकोज भी प्लाज्मा के मुकाबले में इसमें कम है। तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज लेस देन द प्लाज्मा, बट ऑल द substances which are present in the plasma, they are present in the CSF। ठीक है जी, तो ये तकरीबन सारी चीजें मौजूद है CSF में जो प्लाज्मा में होनी चाहिए। तो अभी हमने बताया
कि CSF प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? कोरोइड प्लक्सिस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, कोरोइड प्लक्सिस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, कोरोइड प्लक्सिस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। देखो जी, ये मैं कहूँ कि ये लेटरल और ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है जी, और ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है जी। और मैं अगर ये बात कहूँ कि ये सब एरिक्नोइड स्पेस है आपकी, जो ब्लू ब्लू नजर आ रही है आपको, ठीक है जी। अब ये थर्ड वेंट्रिकल और ये लेटरल वेंट्रिकल जिस स्पेस के थ्रू या जिस फोरामन के थ्रू आपका CSF को ड्रेन करेंगे इन सब एरिक्नोइड स्पेस में, उसका नाम है फोरामन ऑफ मैनरो एंड सेल्वियन डक्ट या एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस बोलते हैं। ये मिड ब्रेन में होती है। तो एक तरीके से अभी अगर आपने ब्रेन की एनाटमी नहीं पढ़ी तो आप ये समझो, मैं आपको इस तरह समझाऊं कि इसको समझाने का तरीका, ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। यहाँ से एक सुराख है, यहाँ से एक सुराख है, यहाँ से एक सुराख है, और ये तीनों मिलते किसमें? ये तीनों मिलते हैं जनाब आपकी सब एरिक्नोइड स्पेस में। इस सुराख को हम बोलते हैं फोरामन ऑफ मैनरो, इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेल्वियस, इसको हम बोलते हैं फोरामन ऑफ लाश्का एंड मैकेंटी। नाम मुश्किल है बट कॉन्सेप्ट क्या है कि तीनों ओपनिंग्स हैं और तीनों ओपनिंग्स के थ्रू ये जो है CSF बन के सब एरिक्नोइड स्पेस में आ जाता है। और फिर ये आप देखो, ये पूरा इसने पूरा सब एरिक्नोइड स्पेस में ये ब्लू ब्लू ने पूरा ब्रेन को आपस में घेरा हुआ है। और ये आपके वीनस साइनसेस हैं, सेजाइटल साइनस, सुपीरियर सेजाइटल, लेटरल साइनस, और इनमें आके ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा, वो आगे बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने अभी साइनसिस की बात की, तो साइनसिस में जो बात कर रहा था तो उसमें ये CSF जब ये सब एरिक्नोइड स्पेस से ये CSF सारा यहाँ आया, ये साइनसिस में गया, तो यहाँ पे एरिक्नोइड विलाय होते हैं। और एरिक्नोइड विलाय क्या करते हैं? इनमें से CSF इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड ऑफ द वीनस साइनस वाया द एरिक्नोइड विलाय। These absorption here is directly related to the CSF pressure in the cranial cavity. अगर CSF बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। फिर ये लिम्फेटिक्स क्रीबरीफॉर्म प्लेट और फिर ट्रांसएपिडेमल फ्लो भी होता है, तो यानी कि लिम्फेटिक्स के थ्रू भी थोड़ा बहुत रीअब्सॉर्ब होता है, मगर मोस्टली रीअब्सॉर्ब इसके थ्रू होता है एरिक्नोइड विलाय पे। और ये एरिक्नोइड विलाय डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है विद द ब्रेन और विद द ब्रेन कैपिलरीज, और ये सीधा, क्योंकि इनका नाम ही वीनस साइनसिस है, तो वीनस साइनस में ब्लड आ गया तो वीनस सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन में चला जाएगा, ठीक है जी। ये देख सकते हो एरिक्नोइड विलाय एट द माइक्रोस्कोपी वन वे वाल्व modified pia and arachnoid that penetrate the meningeal dura layer that lines the sinuses. Hence, arachnoid villi reside within the sinus, especially the superior sagittal sinus. Clump of arachnoid villi called arachnoid granulation. तो ये देख सकते हो arachnoid villi protruding into the superior sagittal sinus in the fox. तो ये सारा फ्लूइड जो है ये देखो, ये एरिक्नोइड विलाय सेजाइटल साइनस में आया, और सेजाइटल साइनस बेसिकली वीनस साइनस है। यहाँ से सारा ब्लड जो है वो वेनस ड्रेनेज में चला जाएगा हमारी बॉडी में। तो ये जो वीनस साइनसेस होते हैं ये कलेक्शन ऑफ द वीनस ब्लड होते हैं, और ये किसको पिकअप कर रहे हैं? हमारे CSF को। तो मैं बहुत आसान करके समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको ना आगे की डिटेल में ले जा रहा हूँ ना वो पीछे की डिटेल में। मैं सिंपल बात इतनी कर रहा हूँ जनाब, CSF एक फ्लूइड है जो कि कोरोइड प्लक्सिस से बनता है। कहाँ पे कोरोइड प्लक्सिस? लेटरल वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल में और फोर्थ वेंट्रिकल में है जी। और इस कोरोइड प्लक्सिस के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। वो ब्लड से कुछ चीजें लेते हैं और सब एरिक्नोइड स्पेस में फेंक देते हैं पानी के साथ, इसे हम CSF बोलते हैं। सब एरिक्नोइड स्पेस में वो रन करता है, फिर वो जाता है साइनसिस में अंदर जो वीनस साइनसिस है, और उनके अंदर जो प्रोट्रूजन कर रहे हैं वो अरेक्नोइड विलाय है, और अरेक्नोइड विलाय के थ्रू एब्जॉर्ब होकर साइनसिस में आ जाता है, वहां से हमारी ब्रेन ब्लड की सर्कुलेशन है। सो मैंने बहुत सिंपल किया इसको, आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल। सो अब ये बात है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो CSF को राउटिंग करने में हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सब एरिक्नोइड स्पेस पे ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो करेगा। टिपिकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ CSF 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, 11 millimeters versus the 70 millimeters in the dural sinuses. Arachnoid villi are one-way valve that open when the hydrostatic pressure of the CSF in the subarachnoid space about 1.5 millimeters greater than the venous hydrostatic. So जब hydrostatic pressure of CSF बढ़ जाएगा तो वो वन वे वेल्व की तरह एक्ट करेंगे ये विलाय, और सारा ब्लड, सारा जो है फ्लूइड इसमें पोर कर देंगे, एब्जॉर्ब करवा देंगे आपके
venous sinuses, ठीक है, venous hydrostatic pressure and the dural sinuses, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। सो मेरे ख्याल में मैंने इसको मुश्किल नहीं बनाया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ड्रग्स को तुम ये 2 स्लाइड्स खुद देख लेना, कोई मुश्किल बात नहीं है कि भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करती है जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की इनहिबिशन कर दोगे तो प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ कम हो जाएगी, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि कार्डिक ग्लाइकोसाइड भी जो है एटीपी देयर बाय रिड्यूसिंग द सीएसएफ फॉर्मेशन, स्टेरॉइड जो है सीएसएफ फॉर्मेशन को इनकंसिस्टेंटली कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 2 स्लाइडें, इसमें भी मैंने एक्स्ट्रा बातें रखी हुई हैं। इन केसेस ऑफ द सबएरिकनॉइड हेमरेज और ट्रॉमेटाइज्ड स्पाइनल फ्लूइड टैप, सीएसएफ कहाँ पे है? सवाल मेरा, वेयर इज द सीएसएफ? सीएसएफ कहाँ होता है? हेलो, सीएसएफ कहाँ होता है? ठीक है, सीएसएफ कहाँ बनता है? कोरेट प्लक्सिस, वेंट्रिकल्स में। कौन कौन से वेंट्रिकल्स हैं? ठीक है, बनने के बाद ये जो है ये सर्कुलेट करता है पूरी सबएरिकनॉइड में, कहाँ से एब्जॉर्ब होकर वीनस ड्रेनेज में एंटर हो जाता है? हिजबुल्लाह, तुमने हाथ रेस किया है या गलती से हुआ है? अच्छा जी, सही है, विलाय सही। सीएसएफ के अंदर कॉम्पोजिशन, सीएसएफ की कॉम्पोजिशन और प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन मोर और लेस क्या होती है? सेम होती है, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है, गुड। फंक्शंस याद हैं? अच्छा, मैंने ये वाली चीज छोड़ दी है कि ड्रग्स का इफेक्ट, तो वो देख लेना। फिर ये सीएसएफ की पैथोलॉजी बनाई कि अगर, हाँ, अब सीएसएफ का मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, चलो। अब प्रोटेक्शन है अगर इसका मेन काम, तो कोई भी बीमारी अगर ब्रेन की होती है तो उस बीमारी को जज करने के लिए, स्पेशली ब्रेन की अगर बीमारी है, तो हम लोग क्या करते हैं, टैप करते हैं जेस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, हम टैप करते हैं सीएसएफ को, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम निकालते हैं, उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं और चेक करते हैं। अगर उसके अंदर हमें बैक्टीरियल कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, मतलब है ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन है। अगर उसके अंदर हमें लिम्फोसाइट कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब है कोई वायरल इन्फेक्शन है। अगर उसके अंदर न्यूट्रोफिल कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगी, इसका मतलब है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर उसके अंदर शुगर ज्यादा मिल रही है तो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हम इसको जज करने के लिए करते हैं। सो इन केस ऑफ सबएरिकनॉइड हेमरेज डायरेक्ट हो या ट्रॉमेटाइज्ड स्पाइनल टैप्स हो, WBC is added to every 700 RBCs, यानी कि RBCs भी ऐड हो रहे हैं क्योंकि ट्रॉमा हो रहा है और WBC भी ऐड हो रहा है। तो ये आप स्लाइड देखना, आपको पढ़ने से समझ में आएगी। अब ये इसने बताया है, देखो भाई, अगर आपको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स नजर आ रहे हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, और लो ग्लूकोज मिल रहा है, तो अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर आपको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मिल रहे हैं, लो और नॉर्मल ग्लूकोज है, तो ये अर्ली फेज ऑफ अक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अगर आपको अगर आपको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स मिल रहे हैं, नॉर्मल ग्लूकोज है, तो ये ब्रेन एब्सिस है, या अर्ली फेज ऑफ कॉक्सैक्स वायरस है, या सीएनएस साइफिलिस है, या एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन का इन्फेक्शन है। तो आप इस तरह इसको, इस लिस्ट को सामने रखो, आपको पता चलेगा। अगर आपको लिम्फोसाइटिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिल रही है और लो ग्लूकोज है, तो क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस है। अगर आपको लिम्फोसाइट मिल रहे हैं मगर नॉर्मल ग्लूकोज है, तो वायरल मेनिंजाइटिस है, वायरल एनकेफेलाइटिस है, लेड एनकेफेलोपैथी हो सकती है। तो ये इस तरह से आप सीएसएफ की लेबोरेटरी फाइंडिंग से यू कैन डायग्नोज समहाउ दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ डिसीज, ठीक है जी जनाब। सेरेब्रल ब्लड फ्लो, सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज बेसिकली, हम इसको कहेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, या हम यूं कहेंगे 1 मिनट में कितना ब्लड जो है वो ब्लड ब्रेन के अंदर मौजूद है। या इसकी तीसरी डेफिनेशन बता दें
कि कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड कार्डिक आउटपुट का इजेक्ट होता है पर मिनट टू द ब्रेन। आसानी से बताता हूँ, बहुत मुश्किल हो गया मेरे ख्याल में। भाई हमारे ब्रेन में एक वक्त में 1 मिनट में कितना ब्लड पड़ा है, ये सीबीएफ है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो है। या कार्डिक आउटपुट का कितना परसेंट जो है वो हमारे ब्रेन में जा रहा है, ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो है। सो हम इसको क्या कहेंगे, सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि पर मिनट में सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम कितना है, 750 मिलीलीटर पर मिनट, विच इज 15% ऑफ द कार्डिक आउटपुट, यानी कि 750 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड हर वक्त मौजूद होता है किसके अंदर, आपका ब्रेन के अंदर। द नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड फ्लो इज 45 to 50 milliliter per 100 grams per minute, ranging from 20 milliliter per 100 gram 1 minute in white matter of the and 70 milliliters per 100 gram in gray matter। तो इसे अलग अलग कर दिया, ठीक है। हाईएस्ट इन न्यूरोफाइसिस, बहुत ज्यादा होता है ये न्यूरोफाइसिस के अंदर, न्यूरो हाइपोफिसिस, यानी कि आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो अगर ये वाला आप पैराग्राफ ओमिट भी कर दो, दिस वन इफ यू कैन, अगर आपको नहीं पढ़ना ये वाला, कोई बात नहीं, आपको जी 750 मिलीलीटर होता है पर मिनट, ठीक है जी, जो कि 15% बढ़ता है कार्डियक आउटपुट का। किडनी में कितना होता है याद है, किडनी रीनल ब्लड फ्लो कितना है, ये तो सीबीएफ है। आरबीएफ कितना है, 20%, दैट्स वेरी गुड, 1000 मिलीलीटर होता है, गुड, शाबाश। When the cerebral blood flow falls to less than 10 to 23 मिलीलीटर्स, यानी कि अगर आपका ये जो नॉर्मल 45 से 50 है, ये अगर आपका कम होकर 10 से 23 आ जाए, तो आपको फिजियोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल फंक्शन ऑफ सेल बिगिंस टू फेल, इस्कीमिक पेनिम्ब्रा हो जाए। पेनिम्ब्रा मतलब एक सीक्वेंस शुरू हो जाएगी, पेनिम्ब्रा एक सीक्वेंस। और अगर 8 मिलीलीटर से कम हो जाएगा तो आपको इरिवर्सिबल सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो सेरिब्रल फ्लो का इसका मतलब है हमें तकरीबन 23-25 के करीब हमें रखना है, वरना अगर हमने 25 बल्कि 25 से ऊपर ही रखना है मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम्स। सो अगर हमने इसको इस तरह नहीं रखा तो फिर हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि ठीक है। अच्छा जी, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज कॉल्ड सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर। नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज बिटवीन 50 to 150 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है, और लेस देन 50 हो जाए तो इस्कीमिया हो जाएगा, ग्रेटर देन 150 हो तो हाइपरीमिया हो जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है, कैलकुलेशंस है, वर्ड्स हैं, फिगर्स हैं, तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट देने की जरूरत नहीं है। सीएसएफ कम हो जाए, सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाए तो रेगुलेट हो जाता है, जिस तरह जीएफआर होता है ऑटो रेगुलेट, और अगर बढ़ जाए तो भी रेगुलेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो, ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। It is maintained at the constant level in normal brain in the face of usual fluctuation in the blood pressure by process of autoregulation. Good. It is poorly understood local vascular mechanism. Normally, autoregulation maintain a constant blood flow between cerebral perfusion pressure 50 millimeters of mercury and 150। तो इतना ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है, इतना सेरेब्रल ब्लड फ्लो को मेंटेन रखा जाता है कि वो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर 50 से 150 के दरमियान रखे। ये आप देख सकते हो पिक्चर। ये जो जोन है पूरी, ये डायलिटेशन जोन कहलाती है, यानी कि अगर इसमें वेसल्स की डायलिटेशन हो गई है तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ये जो जोन है नॉर्मल जोन कहलाती है, जिसमें वेसल्स की टोन नॉर्मल होती है, तो इसके अंदर आपका सेरेब्रल ब्लड फ्लो बिल्कुल सही होता है। ये मैक्सिमम कंस्ट्रिक्शन टोन है, इसके अंदर आपका अगर हो तो आपका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देखें तो जी जैसे जैसे हम लोग परफ्यूजन प्रेशर बढ़ाते हैं, आपका सेरेब्रल ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, ये देखें। बट ये वो पॉइंट है 50 से लेके 150 तक, जिसमें आपका सेरेब्रल ब्लड फ्लो देख लो, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल मेंटेन है, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इसका मतलब है अगर सेरेब्रल ब्लड फ्लो परफ्यूजन प्रेशर 50 से 150 के दरमियान है तो हमारा सेरेब्रल ब्लड फ्लो अपने नॉर्मल रेंज में रहेगा। वो क्यों रहेगा जनाब, क्योंकि वो ऑटो रेगुलेट होता रहता है। और वो कैसे ऑटो रेगुलेट होता है जनाब,
वो ऑटो रेगुलेट इस तरह होता है कि कुछ मायोजेनिक लोकल मैकेनिज्म्स होते हैं और कुछ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हम बताते हैं। डिसरेगुलेशन क्या ना करें इन पैथोलॉजिकल स्टेट्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो डिसरेगुलेशन होगी क्यों? जब पैथोलॉजिकल स्टेट्स आएंगी जैसे ट्रॉमेटाइज्ड और इस्कीमिक ब्रेन और फॉलोइंग वेजोडाइलेटर एजेंट्स, यानी कि आपने कोई वेजोडाइलेटर सब्सटेंस ले लिए तो सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है। Cerebral blood flow may become blood pressure dependent. Thus, arterial pressure rises, so the cerebral blood flow will cause an increase in the cerebral volume. Similarly, as pressure falls, cerebral blood flow will also fall, reducing ICP but inducing an uncontrolled reduction in cerebral blood flow. Arteriole dilate or constrict in response to change in blood pressure and ICP. Myogenic theory. Vascular smooth muscle within cerebral arterioles intrinsically contract to stretch, thereby regulating pressure. देखो भाई, ये आपकी सॉरी सर टाइम हो गया सर, आ गया। आगे कौन आया? डॉक्टर मसर। एक